India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. हरियाणा के अंबाला में एक सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट कर 1,50,00,000 ठगे जाने के मामले पर लिए गए स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, हरियाणा सरकार और साइबर क्राइम विभाग अंबाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भी इस मामले में कोर्ट की सहायता करने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सरकार और पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम अंबाला को अब तक की इस मामले में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि हम स्तब्ध हैं, ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश बना दिया। उन्होंने कहा कि जजों के फर्जी हस्ताक्षरों वाले न्यायिक आदेश से न्यायपालिका पर जनता के विश्वास पर गहरी चोट पहुंचती है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोई अकेला मामला नहीं है। मीडिया में कई बार ऐसी खबरें छपी है और देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। दरअसल अंबाला में 3 सितंबर से 16 सितंबर के बीच हरियाणा रोडवेज की रिटायर्ड ऑडिटर शशि बाला सचदेव और उनके पति को ठगों ने सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया। मनी लॉन्ड्रिंग की फर्जी कहानी गढ़कर 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति से ठगों ने 1 करोड़ से ज्यादा की रकम लूट ली या ऐंठ ली। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर सचदेव दंपत्ति की एफडी तोड़वाकर रकम ट्रांसफर करवाई। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब तनाव में आए पति की तबीयत बिगड़ी। तब उन्होंने अपनी बेटी को सारी कहानी सुनाई और उसके बाद साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांस वुमन शिक्षिका को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिन्हें उनकी लिंग पहचान के कारण 2 निजी स्कूलों से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने एक समिति का भी गठन किया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगी। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने जैन कौशिक की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार नीति दस्तावेज लेकर आने तक समिति द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा, हमने उनसे व्यवहार करने और उनकी सेवाओं को समाप्त करने के तरीके के लिए मुआवजा भी दिया है। हमने इस मामले में गंभीर संज्ञान लिया है। समिति में न्यायमूर्ति आशा मेनन, अकेल पद्मशाली, ग्रेस बानू, विजयंती बसंता मोघी, गौरव मंडल, नित्या राजशेखर और डॉक्टर संजय शर्मा शामिल होंगे। समिति के कार्यों के समान अवसर नीति तैयार करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 और 2020 के नियमों का अध्ययन करना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र तैयार करना शामिल होगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि ये दिशा निर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद करेगा। न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति AK सीकरी की पीठ ने
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले के तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता नहीं देने वाले कानून की अनुपस्थिति का उपयोग शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिनियम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन शुल्क 1.25 लाख को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और जो युवा वकील शुल्क नहीं दे सकते उन्हें इंतजार करना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि बार काउंसिल के पास चुनाव कराने के पैसे नहीं हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, चुनाव लड़ने की योग्यता को पैसे से जोड़ना अनुचित है और इससे युवा वकीलों को नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, उन्हें इंतजार करना चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि चुनाव लड़ने की योग्यता वित्तीय क्षमता पर नहीं बल्कि पेशेवर योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 31 जनवरी 2026 तक राज्य बार काउंसिल के चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था वह समय सीमा की समीक्षा करेगी और बीसीआई की स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में हाई कोर्ट को अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कर्नाटक में 15,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामलों में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल के पास जाने के उपाय होने के बावजूद रिट याचिकाएं सुनवाई के योग्य पाई गई। कोर्ट ने कहा सेवा विवादों में पहले कर्नाटक राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संपर्क करना चाहिए और यह अनिवार्य है, जैसा कि एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार। कोर्ट ने कहा जहां एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है वहां हाईकोर्ट को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। इस मामले में विवाहित ओबीसी महिला उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अपने पति के बजाय अपने पिता के आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने राज्य को ओबीसी कोटे के तहत उन्हें विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन इससे पहले ही सूची में शामिल 451 अन्य उम्मीदवारों को विस्थापित कर दिया गया था। बाद में एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया था डिवीजन बेंच के द्वारा और मामले को केएसएटी के पास भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि टीके रंगराजन के मामले में हाईकोर्ट ने 2 लाख कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के मामले में हस्तक्षेप किया था। इस मामले से अलग है वह मामला, यहाँ 481 उम्मीदवारों की भर्ती को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों को ट्रिब्यूनल के पास जाने से नहीं रोका जा रहा और यह मामला हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के फैसले के अंग्रेजी अनुवाद की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अनुवाद में मूल भाषा के अर्थ और भाव को सटीक रूप से व्यक्त करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक सिविल अपील का निपटारा करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के फैसले का अनुवाद मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त करने में विफल रहा। पीठ ने कहा कानूनी मामलों में शब्दों का अत्यधिक महत्व होता है। हर शब्द, हर कॉमा का मामले की समझ पर प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनुवाद में मूल भाषा के अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।
ताकि अपीलीय अदालतें निचली अदालतों के फैसलों को समझ सकें। कोर्ट ने कहा, हमें इस बात की असंतुष्टि है कि सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया गया। कोर्ट ने आगे कहा, यह एक अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बार बार उठने वाली चिंता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को QIS या भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा और JMB या जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कथित कार्यकर्ता को अन्य 11 कथित कार्यकर्ताओं के समान आधार पर जमानत दी, जिन्हें पिछले साल हाईकोर्ट ने राहत दी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने आरोपी मोहम्मद कामिल उर्फ कामिल को जमानत दी, जिसके 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का अनुरोध किया था। स्पेशल NIA अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि पिछले साल हाई कोर्ट ने 9 सह आरोपियों की आपराधिक अपीलों को स्वीकार कर लिया और चूंकि उनके खिलाफ आरोप समान है, इसलिए अपील को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्य आरोपियों को पिछले साल मई में CRPC की धारा 167 भाग 2 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी, क्योंकि एक खंडपीठ ने माना कि मामले में आरोपियों के संबंध में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का विशेष अदालत का आदेश अवैध था, क्योंकि उस वक्त आदेश उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया। अपीलकर्ता, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121A और 123 और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA की धारा 13, 18, 18B, 20 और 38 के तहत मामला दर्ज किया गया, वो उत्तर प्रदेश में QIS और JMB के लिए स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने राष्ट्र विरोधी, जिहादी और आतंकवादी मानसिकता फैलाते हुए लोगों की भर्ती की, ताकि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा दिया जा सके और लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई सरकार को अस्थिर किया जा सके। राज्य के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि अन्य सह अभियुक्तों की उनकी संबंधित अपीलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिससे उनके विरुद्ध पारित विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और समता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार की और उचित विश्वसनीय जमानतों के साथ 1 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर विवादित आदेश को रद्द करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की। केरल हाई कोर्ट ने मलयालम फिल्म हॉल को देखने का फैसला किया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC द्वारा कुछ दृश्यों को काटने या संशोधित करने के सुझाव उचित थे या नहीं। फिल्म के निर्माताओं ने CBFC के सुझावों को चुनौती दी है, जिसमें बीफ बिरयानी खाने वाले दृश्य को हटाने और एक गाने के दृश्य में अभिनेत्री को मुस्लिम परिधान में दिखाने पर आपत्ति जताई गई है। न्यायमूर्ति VG अरुण ने मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की है, जब यह तय किया जाएगा कि फिल्म को देखने के लिए कौन से लोग शामिल होंगे और CBFC के सुझाव पर क्या कार्रवाई होगी। फिल्म हॉल में एक अंतरधार्मिक प्रेम कहानी है, जिसमें एक मुस्लिम लड़के और एक ईसाई लड़की के बीच प्रेम संबंध दिखाया गया है। फिल्म के रिलीज होने से पहले कैथोलिक कांग्रेस ऑफ थमारासारी डायोसिस ने आपत्ति जताई है और फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज न करने की मांग की है। उनका तर्क है कि फिल्म में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री और यह फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा देती है। फिल्म के निर्माताओं का तर्क है कि फिल्म में किसी भी समुदाय या धार्मिक नेता को गलत तरीके से नहीं दिखाया गया है और यह फिल्म धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट फिल्म को देखने के बाद क्या फैसला लेता है।
मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने बजाज ऑटो लिमिटेड के मामले में आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी। कंपनी ने अपने संशोधित आय विवरण में आय घोषित की थी। आयकर अधिकारी ने डायज और मोल्ड्स पर 98 करोड़ 30 लाख और जिग्स और फिक्सचर्स पर 29,70,000 के खर्च को पूंजीगत व्यय माना था, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे राजस्व व्यय माना। फैसले के मुख्य बिंदु हैं, न्यायाधिकरण ने डाइज और मोल्ड्स पर खर्च को राजस्व व्यय माना, जिग्स और फिक्सचर्स पर खर्च को भी राजस्व व्यय माना गया। अतिरिक्त दावों की जांच करने और उन्हें अनुमति देने के लिए आयकर अधिकारी को निर्देश दिया गया। सॉफ्टवेयर खर्च को भी राजस्व व्यय माना गया। इस निर्णय से कंपनी को आयकर लाभ मिलने की संभावना है। पूरी जानकारी लेते हैं मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर रितिका शेट्टी से, जो इस केस को फॉलो कर रही थी। स्वागत है रितिका आपका। दर्शकों को इस केस से क्या कुछ जानना समझना चाहिए, आप उन्हें बताइए। The revenue preferred an appeal before the Honorable Income Tax Appellate Tribunal, B Bench, Mumbai, against the order dated 13th March 2025, passed by the Commissioner of Income Tax Appeals, National Faceless Appeal Center, Delhi, CITA, for the assessment year 2021-22. The assessee, Bajaj Auto Limited, engaged in the manufacture and the distribution of automobiles, had filed its revised return of income on 31st March 2022, declaring a total income of more than 5,000 crores. During the course of assessment, the assessing officer treated expenditure of 98 crores on dies and molds and 29 crores on jigs and fixtures as capital expenditure, allowing the depreciation of rupees 32 crores and 17 crores respectively. The assessee had also made additional claims: stamp duty of 1,04 crores, proportionate premium on leasehold land of 65 lakhs, provision for bad and doubtful debts and advances of rupees 16 crores, and foreign tax paid of rupees 1 lakh, which were disallowed on the ground that they were not claimed in the original return. The CITA allowed the assessee's appeal substantially, holding that the expenditure on dies, molds, jigs, and fixtures was revenue in nature, as these were subject to constant wear and design changes, and did not result in creation of any new capital asset or confer any enduring benefit. The CITA also directed the assessing officer to verify and allow the additional claims following decisions of the coordinate benches in the assessee's own earlier cases and judicial precedents, including Golds Limited versus CIT, CIT versus Prithvi Brokers and Shareholders Private Limited, and Vijaya Bank versus CIT. Upon appeal by the Revenue, the Honorable Tribunal, comprising of Shri Narendra Kumar Bilaya, Accountant Member, and Shri Sandeep Singh Karher, Judicial Member, upheld the findings of CITA. The Tribunal observed that the expenditure on dies and molds, that is rupees 98.30 crores, and jigs and fixtures of rupees 29.70 crore were incurred for replacement and maintenance purposes in the course of business, and hence were allowable as revenue expenditure. The directions of the CITA regarding verification of stamp duty of rupees 1.4 crore, lease premium 65.41 lakhs, provision for bad debts rupees 16.15 crores, and foreign tax rupees 1.35 lakh were affirmed, with the assessing officer instructed to verify the latter as per law. So the tribunal further held that the software expenditure of rupees 2 crore 67 lakhs 32,045 was also a revenue in nature. So concluding that there was no infirmity in the order of the CITA, the Honorable Tribunal dismissed the revenue's appeal, except for the limited verification of the foreign tax claim, thereby partly allowing it for statistical purposes. Thank you. शुक्रिया रितिका, जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए तथ्यों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने केंद्र के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार याचिका दायर करने से पहले सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगी।
कोर्ट ने पाया केंद्र सरकार यह तथ्य बताने में विफल रही कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अगस्त में ही वानखेड़े के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सीएटी का यह आदेश केंद्र द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने से पहले पारित किया। पदोन्नति देने का निर्देश। केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को पारित उस फैसले की समीक्षा की मांग की जिसमें हाईकोर्ट ने वानखेड़े को यूपीएससी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। कैट के आदेश में सरकार को वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोलने और यदि यूपीएससी द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति देने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार का तर्क था कि ट्रिब्यूनल इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा कि वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा मामले दर्ज किए गए। कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि वानखेड़े के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं थी। उनके खिलाफ किसी आपराधिक अभियोजन में कोई आरोप पत्र दायर किया गया। और आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट क्या है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 क्या है और इसे चैलेंज क्यों किया गया है? ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को इसलिए लाया गया था ताकि देश के अलग अलग ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, डिलेस कम हो और अपॉइंटमेंट्स और सर्विसेज कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी आए। ट्रिब्यूनल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड बॉडीज होती है जो टैक्सेशन, एनवायरनमेंट और कंपनी लॉ जैसे स्पेशलिस्ट एरियाज को डिस्प्यूट्स सुलझाते हैं ताकि रेगुलर कोर्ट्स का बर्डन कम हो। लेकिन ये एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है मद्रास बार एसोसिएशन केस के जरिए, क्योंकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस को कमज़ोर करता है। ये मेन इशू है 4 साल का छोटा टेन्योर, मिनिमम एज 50 साल और पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, जिसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल ज्वाइन करने से हिचकिचाते हैं। सरकार का कहना है कि ये एक्ट एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, जबकि पिटिशनर का कहना है कि ये ट्रिब्यूनल्स के ऑटोनॉमी और स्टेबिलिटी का इफेक्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये रिफॉर्म स्पीडी जस्टिस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच सही बैलेंस बना पाता है या नहीं। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.